जी, आज का लैब है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। लास्ट लैब में हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम फाइंड किया था ऑन द बेस ऑफ जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसमें हमने जी ट्रांसफॉर्म करके सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड किया था, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जी का कंटिन्यूस फंक्शन था। अब कंटिन्यूस फंक्शंस अगर विजुअलाइजेशन पर्पसेस के लिए हम यूज करें तो अच्छी चीज है, लेकिन जब हम एक डिजिटल हार्डवेयर पे उसकी कंप्यूटेशन करते हैं तो उस केस में वो मसला क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको भी हम सैंपल कर देते हैं, उसकी भी सैम्पलिंग कर देते हैं। और वो सैम्पलिंग हम किस चीज के थ्रू करते हैं, वो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप लोग क्या कर देते हैं कि आप उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी सैंपल्ड कर देते हैं। दिस इज अ सैंपल्ड वर्जन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और इसको हम करते क्यों हैं, बिकॉज इट कैन बी स्टोर्ड इन a memory of a digital system and can be utilized if we perform calculations and frequency domain. ठीक है, एक तो डिजिटल सिस्टम में इसको स्टोर करना आसान हो जाता है, और दूसरा ये कि उस पे आप फिर किसी भी किस्म का फ्रीक्वेंसी डोमेन कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैनुअल के अंदर गिवन है। ठीक है, जो डीएफटी है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो करता है कि टाइम डोमेन से आपके सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। उसका अपोजिट इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस सिग्नल को टाइम डोमेन में लेके जाता है। तो अगर आपका सिस्टम जो है उसको आप टाइम डोमेन में आप एक सिग्नल एज इनपुट दे देते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके उस पर प्रोसेसिंग कर देते हैं और वापस आउटपुट टाइम डोमेन में चाहते हैं, तो उस पर दोबारा फिर इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम उसको वापस टाइम डोमेन में ला सकें। ठीक है, तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जिस एल्गोरिथम से करते हैं उसको हम कहते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन विद अ डिफरेंट एल्गोरिथम। ठीक है, जो एफएफटी है उसकी कम्प्लेक्सिटी कम है एज कंपेयर टू डीएफटी, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। ठीक है, तो एफएफटी चूंकि फास्ट है इसलिए मैटलैब भी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए एफएफटी का एल्गोरिथम ही यूज करता है। मैटलैब के अंदर आप एफएफटी का फंक्शन यूज करते हुए किसी भी सिग्नल का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, MATLAB also utilizes FFT to obtain the frequency domain of the signals. Same is the case for inverse discrete Fourier transform, where inverse fast Fourier transform is utilized. ठीक है, उसके बाद आप जब FFT का फंक्शन यूज करते हैं तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपके पास आता है तो वो कम्प्लेक्स एक सीक्वेंस होता है, जिसमें आपके पास रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज रिस्पॉन्स फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स ऑफ द एफएफटी, तो उसके लिए आप मैटलैब के एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन और एंगल, जो एंगल का फंक्शन है उसको आप यूज करके उसका फेज रिस्पॉन्स और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले लैब में इसको किया था। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड इन द लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई रेडियन। तो आपके पास जितने भी डिजिटल सिग्नल्स हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी इस लिमिट के अंदर होती है, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप उसको सेंट्रलाइज कर ले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, तो उसका जो लिमिट होता है वो -पाई से +पाई के बीच में होता है। एंड इन केस ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम यूं कहते हैं कि उसका जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है, डिजिटल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का रेंज वो 0 से एफ के बीच में होता है। जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है 0 से एफ के बीच में होता है। और अगर उसकी सेंट्रलाइज्ड वर्जन की बात करें तो फिर आपके पास उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है, उसका जो लिमिट है फ्रीक्वेंसी का, वो -fs/2 से लेकर fs/2 के बीच में होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, आपके पास जो रेंज होता है वो 0 से
वो 0 से, जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है ओमेगा का, वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है अगर आपके पास क्या हो, जो पीरियड है वो 0 से n-1 के बीच में। और n क्या चीज है? ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में टाइम पीरियड को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के केस में हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस n इज नंबर ऑफ सैंपल्स एक्चुअली, n1 पीरियड। ठीक है, तो अगर आपके पास जो पीरियड है वो 0 से n-1 के बीच में है, तो उस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसीज का जो रेंज होता है वो 0 से 2 पाई तक के बीच में होता है। और अगर आपके पास क्या हो, जो जो ये रेंज है, अगर ये आपके पास -n/2 और n/2 के बीच में हो, तो उस केस में ये जो रेंज होता है ये -पाई और +पाई के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो उस केस में अगर आपके पास जो पीरियड हो वो 0 और n-1 के बीच में हो, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर fs के बीच में होता है। ठीक है, और अगर आपके पास क्या हो, जो रेंज है, अगर वो हमारे पास क्या हो -n/2 और +n/2 के बीच में हो, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के रेंज में के केस में जो रेंज होता है वो जो fs/2 -fs/2 से लेकर fs/2 के रेंज में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझाने का मकसद ये है कि अभी आप जो मैटलैब के अंदर प्लॉट्स करेंगे, तो अभी तक हम जितने भी प्लॉट्स करते आ रहे हैं वो टाइम डोमेन में करते आ रहे हैं, इसलिए हम सिग्नल को टाइम पे प्लॉट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे तो उसको अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज भी मालूम होना चाहिए, ताकि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस पे प्लॉट कर सकें। ओके, so many of the times input to the FFT block is real signal, and real signal satisfy Hermitian redundancy property, जो कि क्या करता है, which states that the real output of the FFT is even and the imaginary output of the FFT is an odd function. आप जब FFT फाइंड करते हैं, यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं किसी सिग्नल का, तो उसका जो आउटपुट होता है वो कम्प्लेक्स होता है, जिसमें एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, दूसरा रियल पार्ट होता है। तो रियल आउटपुट ऑफ द एफएफटी इवन फंक्शन होता है, जबकि इमेजिनरी आउटपुट ऑफ द एफएफटी ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन वो होता है जिसमें अगर आप फंक्शन का f(-x) फाइंड कर दे और वो उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इसी तरह अगर आप फंक्शन को -x पे फाइंड कर ले और वो -f(x) के इक्वल आए, तो इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं ऑड फंक्शंस। ठीक है, और ये जो फंक्शंस होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैटलैब में एफएफटी और आईएफएफटी के फंक्शन को यूज करते हैं। किस तरह इस चीज को यूज करते हैं मैटलैब के अंदर, अभी हम उसको देखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 1000 हर्ट्ज की। ठीक है, उसके लिए हमने टाइम जनरेट कर दिया 0 से लेकर 1 तक विद द जंप ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एफएस। इस केस में हमारे पास हम जितने भी अभी तक सिग्नल जनरेट करते आ रहे हैं उसमें हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ सैंपल्स हमेशा सेम रहते थे, और यहाँ पे भी वैसे ही। ठीक है, तो एफएस हमारे पास 1000 है और टी उसके लिए हमने जनरेट कर दिया 0 से लेकर 1 तक विद द जंप ऑफ 1 बाय एफएस। फिर हमने दो साइनोसाइडल सिग्नल्स जनरेट कर दिए, एक को नाम दे दिया x1 जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने रखी 40 हर्ट्ज, और दूसरा हमने साइनोसाइडल जनरेट कर दिया x2 के नाम से और उसकी हमने फ्रीक्वेंसी रखी 50 हर्ट्ज। ठीक है, और x सिग्नल जनरेट करके उसमें x1 और x2 दोनों ऐड कर दिए। x1 इज द सम ऑफ बोथ सिग्नल्स x1 एंड x2। उसके बाद हमने सिग्नल
x को प्लॉट कर दिया अक्रॉस t, और फिर हम क्या करें, जो सिग्नल है x के, उसमें हमने x का FFT फाइंड कर दिया, उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग FFT फंक्शन फाइंड कर दिया, और उसको प्लॉट करने के लिए हमें f चाहिए जिसपे हम उसको प्लॉट कर सके, x एक्सिस पे f चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, वो हमने 0 से fs तक का ले लिया, क्योंकि जब हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको फाइंड करते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो 0 से fs के बीच में होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, 0 से fs तक का एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया, और उसी पे हम उसका जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये आपका जो सिग्नल है जिसमें दो साइनोसाइड्स हमने ऐड किए हैं, ये वो हो गया अगेंस्ट टी, और यहाँ पे हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आ गया फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 0 से लेकर 1000 तक हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1000 है, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी 0 से लेकर 1000 के बीच में हमने जनरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो वार्निंग आता है ये हमें ये कहता है कि हम आपका सिर्फ रियल जो वो है, जो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है उसको प्लॉट करें। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वार्निंग ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एबीएस का फंक्शन यूज करके इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वही आउटपुट आया लेकिन कोई वार्निंग नहीं है। अच्छा, तो इस तरीके से आप किसी भी सिग्नल का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके उसको प्लॉट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम वापस इस सिग्नल से अपना ओरिजिनल सिग्नल गेट करना चाहते हैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से, इसको हम कर देते हैं 3, और यहाँ पे हम एक और सिग्नल जनरेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल y के नाम से, और उसमें हम जो हमने x के जनरेट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द के सिग्नल, उसको हम वापस टाइम डोमेन में लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन, और उसको हम जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया है वो पास कर देते हैं, और इसी को फिर प्लॉट कर देते हैं टी पे, क्योंकि अब ये हम इसको वापस टाइम डोमेन में ले गए। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो वापस उसका ओरिजिनल सिग्नल हमने उससे वापस गेट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो फंक्शंस है FFT और IFFT वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, गुड। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल गिवन है वो है जनरेट 1024 सैंपल्स ऑफ अ सिग्नल कंटेनिंग टू साइनोसाइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज सैंपल्ड एट 1000 हर्ट्ज। आपके पास प्रैक्टिकल में दो सिग्नल्स गिवन है जिसको आप लोगों ने मैटलैब के अंदर जनरेट करना है। एक का 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, दूसरे की 300 हर्ट्ज। दोनों साइनोसाइड्स आपस में ऐड कर दे, और दोनों की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज लेनी है, लेकिन सैंपल्स आपने उसके 1024 जनरेट करने। कितने सैंपल जनरेट करने हैं? 1024। अभी तक हम जितने भी सिग्नल जनरेट करते आ रहे हैं उसमें हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहती थी। इस केस में हम क्या करेंगे, हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1000 रखेंगे, लेकिन उसकी जो सैंपल्स हैं वो 1024 रखने। आप लोगों ने करना यूं है कि दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दे, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड कर दे, उसके बाद उसी सिग्नल में नॉइज ऐड कर दे यूजिंग AWGN फंक्शन या RAND-N फंक्शन, जिस तरह हमने पहले यूज किया था इस फंक्शन को मूविंग एवरेज फिल्टर के केस में, जब हम नॉइज रिमूव कर रहे थे उस फिल्टर के थ्रू सिग्नल से। तो उसमें हमने RAND-N का फंक्शन यूज करते हुए सिग्नल को नॉइज के साथ कंटेमिनेट किया था। तो आप RAND-N का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा AWGN का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है एडिटिव वाइड गाउसियन नॉइज। ठीक है, तो इसको अगर अपने सिग्नल के अंदर ऐड कर ले, उसके बाद क्या कर ले कि उसी सिग्नल का दोबारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड कर दे यूजिंग FFT, और दोनों प्लॉट्स को कंपेयर कर ले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप लोग जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट रखेंगे। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 1000। ठीक है, लेकिन सिग्नल को हम फॉर एग्जांपल 1000 सैंपल्स तक नहीं देखना चाहते, हम 1024 सैंपल्स तक देखना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, टी अगर मैं इस तरह लिखूं या टी को मैं इस तरह लिखूं, 0 से FS तक,
और उसको फिर डिवाइड कर दूं पूरे सीक्वेंस को fs पे, तो क्या इन दोनों जो स्टेटमेंट्स है, इससे जो रिजल्ट आएगा उन दोनों में कोई फर्क होगा? ऊपर वाले t का जो स्टेटमेंट है उसका नीचे वाला t से कुछ डिफरेंट होगा या नहीं? दोनों सेम हो। अगर मैं इसको t2 नाम दे दूं और इसको मैं रन कर दूं, तो t और t2 दो हमारे पास सीक्वेंसेस जनरेट हो गए, दोनों का साइज 1001 है। ठीक है, तो अगर हम इसको देख लें, इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0, 1 इंटू ई पावर -3, 0.0020, 0.0030, 0.0040 एंड सो। और अगर हम t2 को देख लें तो उसका भी, उसके सीक्वेंस के भी वही वैल्यूज हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो दोनों से सेम सीक्वेंस जनरेट होता है। जी सर। ठीक है, दोनों से सेम सीक्वेंस जनरेट होता है। अब अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ सैंपल्स 1024 ले लें और अब हमने सिग्नल जो जनरेट करना है वो हमने 1024 सैंपल्स तक के लिए जनरेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस fs को ले लेंगे n-1 तक, 0 से n-1 तक हमने अब क्या करना है? सैंपल्स जनरेट करने हैं। अब अगर इसको हम रन कर दे तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये हमारे पास जनरेट हो गया फॉर 1024 सैंपल्स। ठीक है, 1 से अगर आप देख लें तो ये थोड़ा सा आगे चला गया है, इसलिए आगे चला गया क्योंकि अब हमारे पास 1000 से ज्यादा सैंपल्स। अगर हम इस जो टी है इसको अगर हम देख लें तो ये हमारे पास इसका जो 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 वैल्यूज हैं वो वही हैं, लेकिन अगर हम इसको आगे ले जाएं तो ये हमारे पास 1000 से आगे चला गया है। ये देखें, ये 1024 तक आ गया। ठीक है, वही सिग्नल है, वही सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल्स हमने ज्यादा कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ सैंपल्स अगर चेंज कर ले तो किस तरह से उसका टाइम जनरेट करते हैं, वो उसका तरीका ये है। क्लियर है? सर। जी सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये तो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको भी ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो साइज ऑफ जो लेंथ ऑफ द वेक्टर्स हैं उसको सेम रखना है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। ठीक है, जब हम प्लॉट कर रहे थे तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो 1024 का आया और हम उसको 1000 के वेक्टर पे ड्रॉ कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे, तो उस वजह से उसने हमें एरर दे दिया। तो हमें फिर इस सीक्वेंस को भी चेंज करना पड़ता है, इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको ले लेंगे 0 से लेकर fs तक, लेकिन fs तक नहीं बल्कि इसको अब हम लेंगे n-1 तक। ठीक है, 0 से लेकर n-1 तक ले लिया। अगर हम सिंपल यही ले ले तो फिर हमारे पास जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1000 है, और अगर इसी सीक्वेंस पे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट कर दे तो ये होगा 0 से 1024 तक। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास सैम्पलिंग 1000 है, तो जो रेंज हमारे पास है वो वो हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर fs तक के बीच में होता है, और ये हमारे पास 0 से लेकर 1024 तक हो जाएगा। तो इसको लिमिट में लाने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसके साथ fs को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इस पूरे सीक्वेंस को टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास जो ओमेगा है, ये ओमेगा के, ये इक्वल होता है किस चीज के? ये हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई के डिवाइडेड बाय एन। एन क्या, के क्या चीज है? कोई भी कांस्टेंट है बिटवीन द नंबर ऑफ सैंपल्स
और n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इसी चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है जो एफ सीक्वेंस है उसको जनरेट कर रहे हैं ताकि हम उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो अब हमने इसको रन करना है और देखना है कि क्या एफ हमारे पास रेंज के अंदर आ गया है। एफ एस हमने इसको कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल यूज करना है। अब देख लें, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ गया वो 0 से लेकर 1000 तक के बीच में है, जो कि हमारे पास 1000 क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो जो रिस्पॉन्स है वो 0 से 1000 के बीच में आ गया है। लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस को देख ले एफ को, तो उसका जो साइज है वो 1024 है, विच मीन्स के हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स जितने रिक्वायर्ड थे उतने ही है, लेकिन रेंज को हमने 1000 तक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अगर नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से कम हो या ज्यादा हो तो वो मैटर नहीं करता, आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। इसको अगर हम 100 कर दे एन को, तो भी हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको रन कर दे तो इसका जो वो है नंबर ऑफ सैंपल्स, अब देख लें तो ये 0 से 0.1 तक के बीच में ये प्लॉट हमें मिल गया। इससे पहले हमें 0 से 1 तक मिल गया था। ठीक है, और इस केस में ये 0 से 0.1 तक प्लॉट हो गया। उसका फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया 100 सैंपल्स के लिए, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो 0 से 1000 तक के बीच में है, जो कि आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप इस तरह से आप नंबर ऑफ सैंपल्स कम भी कर सकते हैं। अगर आपका सिग्नल आपको सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, उसको आप रीड नहीं कर पा रहे, या फिर आप उसमें किसी एक साइकिल को प्लॉट करना चाहते हैं और उसका आपको नंबर ऑफ सैंपल्स मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स कम करके उसको सही से वीव कर सकते हैं या उस पर सही से उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सैंपल्स कम करने से आपका कंप्यूटेशनल टाइम भी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, जितने भी साइनोसाइडल सिग्नल्स हैं उनका हमारे पास हमें पता है कि एक टाइम पीरियड के बाद उनका जो वो है, जो एम्पलीट्यूड है, जो सिग्नल है, वो रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं तो आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो हर एक पीरियड के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट होती जाती है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम पीरियड है आपका, तो आप उसी के लिए उस सिग्नल को प्रोसेस करें बजाय इसके कि आप पूरे सिग्नल को प्रोसेस करें। तो इसलिए हम नंबर ऑफ सैंपल्स कम या ज्यादा करके उसका जो कंप्यूटेशन टाइम है उसको कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल नंबर 1 में आप लोगों ने करना यूं है कि आपने 1024 सैंपल्स लेने हैं और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज की लेनी है। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रिड्यूस द नंबर ऑफ सैंपल्स टू 512, व्हाट हैपेंस टू द सिग्नल एंड व्हाई। जो ऊपर आपने 1024 सैंपल्स लिए थे उसको 512 कर दे और देख लें कि आपके पास होता क्या। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है यूजिंग इनवर्स फोरियर transform generate 512 samples of a 1000 hertz sinusoid sampled at 4000 hertz। ठीक है, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो जितनी गिवन है मेरे ख्याल में 4000 है। हाँ, सैम्पल्ड एट 4000 हर्ट्ज की आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेनी है और सिग्नल की जो साइनोसाइडल सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज ले लें। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे 40 ली है, आप एक ही सिग्नल साइनोसाइड जनरेट कर दे और उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 ले लें। एफएस को 4000 और इसको 1000, और फिर उसका एफएफटी फाइंड करके उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड कर ले और वापस उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करके उसको प्लॉट कर। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको जो रिक्वायरमेंट है कि आप यूजिंग IFFT इस सिग्नल को जनरेट कर दे, वो पूरा हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है जनरेट कंटेमिनेटेड साइनोसाइड ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का एक साइनोसाइडल जो सिग्नल है उसको जनरेट कर दे, उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आप पे डिपेंड करता है जितनी आप रखना चाहें रखें। ठीक है, तो 100 हर्ट्ज का एक साइनोसाइड जनरेट कर ले, उसके साथ नॉइज ऐड कर दे और नॉइज ऐड करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड कर दे यूजिंग FFT और उसको प्लॉट कर दे। उसको फिर मूविंग एवरेज फिल्टर से पास कर दे, जो आपके पास आउटपुट आ जाए उसका भी FFT फाइंड करके प्लॉट कर दे। ठीक है,
मूविंग एवरेज फिल्टर को जो आप इनपुट देते हैं उसका भी प्लॉट कर दे A50 और उससे जो आउटपुट आपके पास आता है उसका भी A50 प्लॉट कर दे। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें है कि जनरेट अ सिग्नल कंटेनिंग टू साइनोसाइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 400 हर्ट्ज एंड 850 हर्ट्ज। आपने दो साइनोसाइड्स जनरेट करने हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, दूसरे की 850 हर्ट्ज है, और दोनों को 4000 हर्ट्ज की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे सैंपल कर दे। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दे और फिर डिफरेंट नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए उनका A50 जनरेट कर दे, 100, 128, 200 एंड 512। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर हम आ जाए, अच्छा यहाँ पे हम क्या करें, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 4000 हर्ट्ज और उससे हमारे पास जो टी आ जाता है वो 1 ओवर एफएस से आ जाएगा 1 ओवर 4000। ठीक है, और नंबर ऑफ सैंपल्स इनिशियली हमारे पास 100 है। ठीक है, यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में मांग रहे हैं कि आपने 100 एंड सैंपल्स के लिए उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरेट करना है, देन 128, देन 2000 और देन 512। तो यहाँ पे हमने इनिशियल जो कंडीशन है n इज इक्वल टू 100 उसको हम पहले कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स इस केस में हो गए 100 और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 4000। तो हमने उसके लिए टाइम जनरेट कर दिया 0 से fs तक और उसके साथ t मल्टीप्लाई कर दिया। t क्या है, 1 ओवर fs है, तो जिस तरह ऊपर हमने किया या तो इसको fs पे डिवाइड कर दे डायरेक्ट या उसको t में स्टोर करके उसके साथ t मल्टीप्लाई कर दे, तो एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने f का जो सीक्वेंस है वो जनरेट कर दिया यूजिंग 100 सैंपल्स। तो ये हमारे पास हो गया 0 से n-1 तक, उसको नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर दिया और उसके साथ fs मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने f का सीक्वेंस जनरेट कर दिया इनसाइड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने ऊपर जो दो साइनोसाइड जनरेट किए थे वही दो साइनोसाइड जनरेट करके दोनों को ऐड कर दिया और उनको t के ऊपर प्लॉट कर दिया। यहाँ पे एक्सिस का जो फंक्शन है इसको यूज करने का मकसद ये है कि हम जो सिग्नल है उसको हम देखना चाहते हैं 0 से 0.5 तक, क्योंकि अगर हम 0 से 1 तक उसको देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा साइकिल्स हैं, और फिर अगर हम इसको कमेंट करके देख लें तो हमें फर्क का पता चल जाएगा। 0 से 1 तक के बीच में इसमें काफी ज्यादा साइकिल्स हैं, तो इसको सही से अगर आप व्यू नहीं कर सकते तो आप यूं कर सकते हैं कि आप उसको 0 से 0.5 तक के बीच में उसको देख लें। तो 0 से 0.5 ये x एक्सिस का रेंज है और -2 + 2 y एक्सिस का रेंज है। ठीक है, तो अगर हम इसको वापस अनकमेंट करके इसको रन कर ले तो देख लें कि आपके पास जो उसका आउटपुट है वो 0 से 0.5 के बीच में आ गया, थोड़ा जूम हो गया और उसको आप रीड करना, ऑब्जर्व करना आसान हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका F50 फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख ले इस चीज को जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल है जिसको हमने x में स्टोर किया है उसका साइज कितना है, उसका साइज है 1/4001। ठीक है, उसका लेंथ जो है वो 4000 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो 100 सैंपल्स के लिए जनरेट करना है। तो अगर हम डायरेक्ट F50 ऑफ x यूज करें तो ये बाय डिफॉल्ट जितना आपके x के सैंपल्स होते हैं उतने सैंपल्स के लिए आपके लिए उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म करके फाइंड करके वो आपको रिटर्न कर देता है। अगर हम इसको रन कर दें तो देख लें कि आपके पास जो एरर है उसमें ये है कि वेक्टर्स मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, अगर 32 लाइन में देख लें तो हम f के ऊपर y1 को प्लॉट कर रहे हैं। अब y1 का साइज इस केस में क्या है, वो 4000 है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ सैंपल्स 100 के लिए उसका रिस्पॉन्स चाहिए। तो उस केस में हम F50 के फंक्शन का दूसरा वर्जन यूज करके उसके साथ नंबर ऑफ सैंपल्स पास करके b हम उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम उसके साथ n पास कर दे तो उस केस में जितना आपने नंबर ऑफ सैंपल्स उसको पास किए होते उतने ही सैंपल्स के अंदर आपको वो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके रिटर्न कर देगा। तो इस केस में अगर हम इसको रन कर दे तो कोई एरर नहीं आता और 100 सैंपल्स के लिए आपके पास उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। तो अगर इस केस में हम y1 के साइज को देख ले तो वो है 1/100।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उसको चेंज कर ले और जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको कंपेयर कर ले, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस है फॉर नंबर ऑफ सैंपल्स 100, 128 एंड सो। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि यूज एफएफटी शिफ्ट टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी एंड द रेंज ऑफ -π to π। ठीक है। हम अभी हमारे पास जितने भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आए वो सारे 0 से 2π के बीच में आए या 0 से fs के बीच में आए। अभी हम एफएफटी शिफ्ट का फंक्शन यूज करके उसको -π to π के बीच में ला सकते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उसको -fs/2 to fs/2 के बीच में उसको ला सकते हैं। उसको कैसे ला सकते हैं? उसका तरीका ये है कि अभी हमने क्या कर दिया, हमने y1 में जो एफएफटी है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है x सिग्नल का, वो फाइंड करके y1 में स्टोर कर दिया। अब हम इसी सिग्नल को, इसका जब हम प्लॉट देखते हैं तो देख लें कि 0 से 4000 के बीच में उसका रिस्पॉन्स आ गया। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इस सिग्नल का वो 0 से 4000 के बीच में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको सेंट्रलाइज करें कैसे? हम इसको -π to π के बीच में इसका प्लॉट देखना चाहते हैं, या यूं कह ले कि -fs/2 और fs/2 के बीच में इसका प्लॉट देखना चाहते हैं। तो तरीका क्या है कि आप एफएफटी शिफ्ट का फंक्शन यूज करके इसको सेंट्रलाइज करें। हम क्या करें, y2 में स्टोर कर रहे हैं और एफएफटी शिफ्ट का फंक्शन यूज करके उसको y1 पास कर रहे हैं। जो हमारे पास एफएफटी से जो आउटपुट आया उसको हम एफएफटी शिफ्ट को पास कर रहे हैं और y2 में उसको स्टोर कर रहे हैं। अब जब y2 में हमने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, यानी -fs/2 से fs/2 के रेंज के बीच में कर दिया, तो उसके लिए हम f का जो सीक्वेंस है वो भी चेंज करें। उसके साथ हम क्या करें, उसको हमने -n/2 से लेकर +n-1/2 तक लेके उसको टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर दिया और उसके साथ fs को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो रेंज है वो -fs/2 से लेकर fs/2 तक हो गया। अब अगर हम इसको प्लॉट कर दें तो देख लें कि आपके पास जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो -2000 से 2000 के बीच में होंगे। 4000 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है तो 4000/2 से आता है 2000, तो -2000 से लेकर 2000 के बीच में उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमने फाइंड कर दिया।